तो I'll say that let's begin our journey. कहाँ से? एक ब्रिलियंट जो आप हो, इंटेलिजेंट आप हो, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं देख लिया जिस लेवल पे आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो, एक ब्रिलियंट की जीनियस की तरफ जर्नी में क्या सोच का डिफरेंस होता है जरा ध्यान देते हैं. ऑल ऑफ अस लुक अप दिस वन. तो इलेक्ट्रिसिटी इज द टॉपिक हियर. 4 वर्ड्स मैंने आपके सामने लिए. V stand for voltage, I stand for current, R stand for resistance and P stand for power. अगर सच में देखें तो आपका सारा इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स में समा जाता है, पूरा ही खत्म हो जाता है. तो ये 4 टर्म्स हैं जो इसका आप कह लीजिए बैकबोन है इलेक्ट्रिसिटी की. वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर. मैं फिर भी लिख देता हूं यहां पे. V stands for voltage, current, resistance and power. ठीक, हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं. When you look up to the voltage, when you look up to this point, suppose voltage, तो वोल्टेज को आप कैसे परसीव करते हो? हाउ यू परसीव द वोल्टेज एज. जरा एक चीज बात आपसे पूछता हूं. जब मैं आपको कहूंगा वोल्टेज, तो पहली बात, वोल्टेज का अच्छा नाम जो होता है, जो ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशंस देता है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, ये अच्छा नाम होता है इसका. ठीक है, ये यूनिट्स यूज होते हैं. वोल्टेज, वोल्ट, वोल्टेज यूनिट्स यूज होते हैं, लेकिन इसका ज्यादा प्यारा नाम क्यों कह रहा हूं इसको प्यारा नाम? ये मुझे कुछ समझाता है. पोटेंशियल डिफरेंस से बना है वोल्ट, वोल्टेज. व्हाट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस? एक छोटी सी बात से बात शुरू करूं. फिजिक्स में हम पहले विजुअलाइज करते हैं प्रॉब्लम को. विजुअलाइज करते हैं कि क्या कैसी दिखनी चाहिए, क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है, चल क्या रहा है. पहले आप विजुअलाइज करते हो, फिर उस पर कोई फॉर्मूला लगा के मैथ्स करके सॉल्व कर देते हो. 3 ही स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो फिजिक्स में 50% क्वेश्चन पूरी दुनिया में कॉन्सेप्चुअल आते हैं. कॉन्सेप्चुअल मतलब विजुअलाइज करो, आंसर दे दो. आईआईटीज, एम्स दोनों की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड है. 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं. कॉन्सेप्चुअल मतलब वो कहेंगे ऐसा होगा या ऐसा होगा, आपको सिर्फ इमेजिन करने, सोचने और आंसर दे देने. 50% क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होते हैं. न्यूमेरिकल्स का मतलब पहले सोचो, विजुअलाइज करो, फिर फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन बना के सॉल्व करो. ठीक है, इसे हम कहते हैं फिजिक्स. तो फिजिक्स का मतलब क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस 50% और 50% इज कॉन्सेप्चुअल प्लस उसमें हम फॉर्मूला ऐड कर दें तो उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल मतलब अप्लाई करो कॉन्सेप्ट को इस फॉर्मूले के साथ, यूज इट न्यूमेरिकल. राइट, ओके. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरी सोच में? आई आस्क यू समथिंग ऑफ दिस वन एज. अगर मैं आपको कहूं I have this pipe and I have this pipe. मैं 2 पाइप्स इस तरह रखता हूं, लाइक दिस. इसमें भी थोड़ा सा वाटर डालता हूं, वाटर, और इसमें भी थोड़ा सा वाटर डालता हूं. Now you just have to tell me something on this one. आपको देखने के लिए मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. I just ask you something. इस पाइप में और इस पाइप में मैं पानी डालता हूं. एक पाइप इस तरह पड़ी है, लाइक दिस, लाइक वन इज लाइक दिस एंड वन इज लाइक दिस. तो इन दोनों में अगर मैं पानी डालता हूं तो किस में वाटर का फ्लो जो होगा फास्ट होगा, वाटर फास्ट चलेगा, पहली में या दूसरी में, फर्स्ट और सेकंड? अरे भाई सर हमसे क्या पूछ रहे हो आप? इट इज सो सिंपल. भाई सिंपल चीजें ख्याल रख लेना. दुनिया की हर कॉम्प्लेक्स चीज को अगर आप बहुत सिंपल ढंग से देख सकते हो, यू आर जीनियस. याद रखना, किसी भी चीज को अगर आप एंड में कह दो ना कि आई कैन सी इट इन अ वेरी सिंपल वे, यू आर टचिंग योर बेस्ट. एक चीज ख्याल रखना, ठीक है? सिंपल दुनिया में हर चीज होती है, कॉम्प्लेक्स भी सिंपल होती है, सिर्फ देखने का नजरिया है. राइट, लुक अप हियर. आपने कहा सर वन फास्ट चलेगा, इसे हम बोलते हैं वाटर करंट. ठीक, इसे हम बोलते हैं वाटर करंट इज हाई. इसमें जब पानी होगा तो हम कहेंगे करंट इज हाई. वाटर करंट बोल देते हैं, वाटर फ्लो बोल रहे हैं ना. तो अगर थोड़ी इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज यूज करूं तो मैं कहूंगा वाटर करंट इज हाई, तो इसमें बोलूंगा वाटर करंट इज लो. ठीक, राइट. पानी तेज फ्लो करेगा, ज्यादा जाएगा, इसमें धीरे धीरे जाएगा. तो इसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में लाइफ में बोलते हैं वाटर करंट. अब भाई इसमें तो पानी फ्लो करता है. पानी क्या फ्लो करता है? आप कहेंगे सर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे राउंड राउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भागते हैं. राइट, मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे. पानी फ्लो करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, छोटी छोटी बॉल्स फ्लो करती हैं, लाइक दिस. तेजी से फ्लो करेंगे क्योंकि आपने बहुत स्लोप ज्यादा दे रखी है. अगर मैंने स्लोप ज्यादा दे रखी है तो करंट ज्यादा होता है, और अगर मैंने स्लोप कम दे रखी है, स्लोप, आई एम यूजिंग द वर्ड स्लोप, अगर मैंने स्लोप कम दे रखी है तो
वाटर करंट कम होगा, वाटर करंट कम होगा। आई यूज करो वाटर करंट छोटा होगा, यहाँ वाटर करंट ज्यादा होगा। क्या मुझे समझाने की जरूरत है? आप कहेंगे सर ये तो गेम्स खेल रहे हो आप, है ना। फिर साइंस इज अ गेम, जो उसे गेम की तरह खेलेगा, ध्यान रखना, वो उतना ही ज्यादा साइंस में मजे करेगा, उतना ही ज्यादा क्रैक करेगा एग्जाम्स, जितने बड़े बड़े एग्जाम्स हो क्रैक करेगा, राइट। ये ख्याल रखना है इस चीज का। तो वाटर करंट इज हाई, वाटर करंट इज लो। क्यों? रीजन मैं कहूंगा क्यों भाई इसमें वाटर करंट हाई है, आपको सर सिंपल, स्लोप ज्यादा है। देखो कितनी स्लोप है, स्लोप ज्यादा होगी तो करंट हाई होगा। अब अगर इस वर्ड को समझ जाए, स्लोप इज द ब्यूटीफुल वर्ड। दिस स्लोप refers to voltage. This slope refers to potential difference. अगर स्लोप ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, स्लोप कम होगी तो करंट कम होगा। वहीं से ओम्स लॉ बना भाई, उसने इन तीनों में रिलेशनशिप बता दिया। तो उसने कहा अब मैं यहाँ पे बढ़ जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई फॉर्मूले नहीं समझा रहा कैसे बनते हैं, मैं मेन सी बातें कर रहा हूं, कैसे हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। चैप्टर आपकी मैम ही पढ़ाएंगे, मैं फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को देखने का एक ढंग पैदा करने की कोशिश करता हूं एक लिमिटेड से टाइम में। V इज इक्वल टू आई आर, इसे इस इंसान ने नाम दिया ओम्स लॉ। नाम अच्छा है ना, दो चार बार ले लेना चाहिए। ओम, सुबह उठ के कर लेते हैं ओम, तो याद कर लेना ओम्स लॉ, राइट। तो ओम्स लॉ ने ये लॉ दिया कि भाई वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अभी मैं बात करूंगा तो ख्याल रखना, करंट इज इक्वल टू V बाय आर। मेरा इंटरेस्ट अभी V में है, मैं सारा V में इंटरेस्ट ले रहा हूं। V का मतलब आपके लिए क्या है? V का मतलब है स्लोप। ये स्लोप पैदा करता है, ये किसी भी डिवाइस में रेजिस्टेंस में स्लोप पैदा करता है। किसी भी पाइप में, जैसे अगर आप स्लोप ज्यादा कर दी, यहां स्लोप कम कर दी, अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा इस स्लोप ज्यादा हो गई। स्लोप चीज में ज्यादा पैदा कर दी आपने। क्या पैदा कर दी यार, सब इसका कुछ ना कुछ जानते हैं। लुक अप दिस वन, एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। बड़ी बैटरी 10 वोल्ट, छोटी बैटरी मान लीजिए 1 वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखकर एक माइंडसेट में एक डायग्राम को परसीव करें। देखें जरा ध्यान से, एक रेजिस्टेंस पे बड़ी बैटरी लगाई 10 वोल्ट, वोल्टेज बड़ी लगाई, और एक रेजिस्टेंस पे, कोई रेजिस्टेंस तो सब जानते हैं ना, रेजिस्टेंस अभी बात करूंगा तो थोड़ी सी 1 वोल्ट, एक छोटी बैटरी लगाई। अभी आंख रखना बैटरी पे, ज्यादा बैटरी, अगर बड़ी बैटरी लगी होगी तो वो ज्यादा स्लोप पैदा कर देगी, तो उसमें करंट भागेगा ज्यादा, तो उसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, इसमें करंट विल बी हाई, तो ये ज्यादा करंट पैदा कर सकता है। तो ये ज्यादा अंदर ग्रेडियंट स्लोप बोलते, स्लोप वर्ड यूज करूंगा, ये ज्यादा स्लोप पैदा कर रहा है, ऐसे परसीव कर सकते हो चीज को। तो अगर छोटी बैटरी है तो वो छोटी स्लोप पैदा करती है, तो उसमें करंट धीरे चलता है, तो करंट छोटा होता है, धीरे चलना करंट कम आएगा, तो करंट विल बी लेस। हाँ जी, पहली चीज मुझे बात बताएं, कैन यू रिलेट द वोल्टेज विद द वर्ड स्लोप? जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा स्लोप पैदा कर देगा, उतना ज्यादा उसमें करंट पैदा हो जाएगा। वहीं से ओम्स लॉ ने बात कही, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वहीं से उसने बात बोली थी कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट उसने बात बोली थी ओम्स लॉ ने, ध्यान रख लेना। बाद में उसने प्रोपोर्शनलिटी हटाई, इस प्रोपोर्शनलिटी को, प्रोपोर्शनलिटी सब जानते हैं ना, V प्रोपोर्शनल टू I है, I बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, ऐसा कुछ। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो उसे हम बोलते हैं, आपने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई एम कमिंग टू दैट, डोंट वरी। पहले मुझे फिर दोबारा कंफर्म करें, वोल्टेज आपके दिमाग में अब इट्स नॉट जस्ट अ समथिंग लाइक कि हाँ बैटरी है, समथिंग दिस अ बैटरी। बैटरी करती क्या है? बैटरी स्लोप पैदा करती है। तो हम ग्रेविटी में इमेजिन कर सकते हैं कि स्लोप, जितनी ज्यादा स्लोप पैदा करेगा उतनी तेजी से चीजें फ्लो करेंगी, उतनी ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगी, दैट इज करंट उतना ज्यादा होगा, तो करंट विल बी हायर। फॉर्मूला भी आपको वही बोल रहा है, लेकिन फॉर्मूले से नहीं देखना, पहले आपने इमेजिन करना है, फिर फॉर्मूले को देखना है कि हाँ यार फॉर्मूला भी तो मेरी वही बात कह रहा है जो मैं सोच रहा हूं। तो V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज से करंट पैदा होता है, जितनी ज्यादा वोल्टेज जितनी ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा करंट। क्यों पैदा होता है ना? क्योंकि वो ज्यादा स्लोप पैदा कर देता है। अब मैं इसके अंदर बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी चीज से आप उसको रिलेट कर सकते हो कि अच्छा इट इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, you understand something about voltage? Can you perceive something about voltage? हाँ जी, confirm me. Good to see you. You can just write y, पूरा लिखने की जरूरत नहीं बचे, y और कुछ, okay.
ठीक है, चलो 2-4 बातें और कर लेते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप रादर आप मेरे से पूछते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो छोटी सी बात हुई है, वोल्टेज के बारे में हमने कुछ बात की। मैं फिर कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं, मैं देखने का एक ढंग बता रहा हूं, इस तरह भी हम वोल्टेज को सोच सकते हैं। अच्छा यार ठीक है, वोल्टेज एक स्लोप पैदा करता है, ठीक है। करंट, करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो करना। मैं आपसे पूछूं, इज दैट अ कंप्लीट डेफिनेशन? फ्लो ऑफ current is flow of charge is called current. Is that the complete one? Okay, fine. But fine. Motion of charge is called current. Charge का move करना is called current. Do you think so? अच्छा, rate of flow of charge is called current. बताओ, कुछ भी ठीक लगे आपको? Okay, very good. Flow of charge per unit time is called current. बताते रहना, मैं बोलता रहूंगा कुछ ना कुछ, मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा जो भी कर। करंट जब आप इमेजिन करते हो चार्ज का चलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं। कई बार आप उसको बोलते हो फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बोल देते हो चार्ज का बहना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, whatever it is you want that. Would you please tell me, is that right? Is that okay? Good, good definitions, very good. Nanya, Mayank, Tanisha, Anurag, they're giving fine. तो मैं कुछ नाम भी लेना चाहूंगा so that they are good. अच्छा, एक बात बताइए, if you have a conductor, if you have a conductor, आपने कहा सर डेफिनेशन, तो कंडक्टर मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, दिस इज अ कंडक्टर, तो इसमें चार्जेस इधर उधर भाग रहे हैं। ये कंडक्टर है और ये चार्जेस है। चार्जेस आप जानते हो, चार्जेस एक्चुअल में क्या होते हैं? हु आर दे? दे आर बेसिकली चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो शॉर्ट सिंबल यूज कर लूं उसके लिए, सिंबल हम यूज कर लेते हैं ई, ठीक है। ई नेगेटिव भी यूज करते हैं, ई भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। कैन आई से दैट देयर इज अ करंट इन द कंडक्टर? Charges are moving with time. Can I say this is current? Yes, good, good. Be confident, very nice. Yes. Some are saying no, some are saying yes. Who's saying no? जो कहता है no, why no? अगर no कह रहे हो, क्यों no? Okay, तन्या, सूर्या, सलेश, yes, yes, yes. थोड़ी लिस्ट प्यारी है, लंबी है। Charges are moving. Mind it, charges are moving. Okay. Okay, fine, it is. You say that. So they are arranged randomly. That is not current. Okay. फिर दोबारा एक डायग्राम बना लेता हूं. This is a conductor, and the charges are moving like this. And the charges are moving like this. Do this. This is a picture. This is correct. This is correct. Okay. First one, second one. Now, would you please tell me which one you think is the current? First one or second one? Okay, good. Fine, fine, fine. Now all of you saying that, sir, we got it. It's the second one. Beautiful. तो आपने कहा सर ये करंट है, ये करंट नहीं है, इसका मतलब मोशन ऑफ चार्ज करंट नहीं होता, आप ये कह रहे हो, हैं? अब मैं आपको अगर कहूं इन दिस पर्टिकुलर वन एज दिस इज रॉन्ग, तो आप कहोगे सर ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और आप सबने कहा कि यस यस सर ये तो बिल्कुल ठीक, ये दिस इज कॉल्ड करंट, है ना, दिस इज कॉल्ड करंट। अब आप थोड़ा हैरान हो सकते हो, 2 मिनट के लिए हैरान होना चाहिए थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। अब सुनो, करंट एग्जैक्टली क्या होता है। हो सकता है एक लेवल पे आपको ये कह दिया जाए ठीक है, ये एक लेवल पे, लेकिन करंट का ऐसा तो है नहीं, हम इमेजिन नहीं कर सकते टू द बेस्ट फॉर्म कि हाँ एक्चुअल क्या होता है, हमें बताओ। एक्चुअल में व्हाट हैपेंस इज
इट इज अ सम ऑफ इन दोनों की सुपर इंपोजिशन होता है। सुपर इंपोजिशन वर्ड समझते हो? सुपर इंपोज समझते हो यार? सुपर इंपोज बहुत कुछ आप सुपर इंपोज करते हो, है ना? सुपर इंपोज मतलब ओवरलैप। ये भी होता है और ये भी होता है। इस मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। इस मोशन को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक मोशन। सिस्टमैटिक मोशन। ये जो रैंडम मोशन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, इसको आप हीट भी बोल सकते हो, जो मन करे आपको, इसको आप हीट भी बोल सकते हो। और सिस्टमैटिक मोशन जो हमें देती है दैट, ये क्यों दे, सिस्टमैटिक मोशन कहां से आती है? इट इज बिकॉज ऑफ स्लोप। स्लोप समझते हो ना? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, बैटरी की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके दिमाग पे ये जो सिस्टमैटिक मोशन आती है, जैसे मैंने पाइप को टेढ़ा किया तो एक नीचे को सब इस डायरेक्शन में जाएंगे, सब इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये सिस्टमैटिक मोशन है। ठीक है, एक स्लोप ने एक सिस्टमैटिक मोशन दे दी, खींचा उस तरफ, इस तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, दैट इज बैटरी, दैट इज सिस्टमैटिक मोशन। कौन देता है स्लोप? स्लोप मतलब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ये वाली मोशन। लेकिन ये मोशन ऑलरेडी हर इलेक्ट्रॉन के पास होती है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हीट। इसे हम बोलते हैं थर्मल मोशन, रैंडम मोशन, जो नाम मर्जी ले लीजिए। एक्चुअल में जब भी करंट चलता है तो याद रख लेना, इट इज अ सुपर इंपोजिशन ऑफ रैंडम मोशन प्लस सिस्टमैटिक मोशन, इन दोनों का सम होता है। तो कभी भी कोई मॉलिक्यूल ऐसे जाता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, एक्चुअल में सारे मॉलिक्यूल इधर उधर जा रहे होते हैं। इसको और इसको सुपर इंपोज कर लो कि इधर भी जा रहा है, साथ में उधर उधर भी जा रहा है, ये मोशंस को ऐड कर लो, सुपर इंपोज कर लो। ऐसे समझे कि मान लीजिए इस कमरे में हम 5-7 बंदे मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, बस छोटी सी कमरे में, ज्यादा भी नहीं कहूंगा, रैंडमली हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो डोंट यू थिंक द मोशन विल बी रैंडम? सिस्टमैटिक तो नहीं होगी? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ जी, अगर हम कमरे में फुटबॉल खेल रहे हैं, रैंडम होगी? इज द डन? वेरी नाइस, गुड 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 गुड, रैंडम होगी सर, पक्का है। आप वाई या एन टाइप कर सकते हो अगर आप, ठीक है, पूरा नहीं टाइप करना। अगर हम एक कमरे में फुटबॉल खेल रहे हैं, एनर्जेटिकली खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यार तू मुझे पास कर मैं नहीं खेलूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है? तो वी आर प्लेइंग रनिंग हियर देयर एंड देयर एंड दिस, तो दैट इज अ रैंडम मोशन, राइट? क्योंकि फुटबॉल कहीं भी जा सकती है। अब उस कमरे को अगर मैं कहूं कि दिस रूम इज नाउ अ बस, अब मैं उस बस को लेके एक डायरेक्शन में चल पड़ूं, तो हम रैंडम मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन उस मोशन के ऊपर आपने एक मोशन सुपर इंपोज कर दी। सुपर इंपोज मतलब उस सारे कमरे को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तब जो हमारी मोशन होगी, इन दोनों को अगर सम कर दें, जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट में एक्चुअल में ये होता है, ये मोशन हमेशा से होती है इलेक्ट्रॉन के पास, हमेशा से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, हीट की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी रूम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे मोशन ऐड कर दो, सुपर इंपोज कर दो इसके ऊपर, ये सुपर इंपोज कर दो, वर्ड इज सुपर इंपोज, देन दिस इज कॉल्ड एक्चुअल करंट। तो जब कोई आईआईटी, केवीपीवाई, एनटीएससी एग्जाम्स करंट के बारे में पूछती है, तो वो थोड़ा पूछेगी ऐसा होता है, ऐसा होता है, दस में वो कहेगी करंट होता क्या, एग्जैक्ट बताओ क्या होता है। इससे आगे फिर कुछ नहीं है, इससे आगे कोई सोच नहीं है, करंट इज एक्चुअली दिस, ठीक है? तो हर वक्त वो खेल रहे हैं, बोर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोरिंग नहीं है, बहुत मजे करते, खेलते रहते, दौड़ते रहते, इधर दौड़ते रहते, ठीक है? लेकिन जब आप उन्हें बैटरी लगाते हो तो एक मोशन उनके ऊपर सुपर इंपोज हो जाती है कि लाइक ऑल मस्ट गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे जोन को उठा के इस डायरेक्शन में भी ले जाया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। बट मैं फिर कहूं, ये है सेंस ऑफ करंट, कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा वो डीपर लेवल पे चला जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि हाँ सर क्या मुश्किल है, वी गॉट इट, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ करंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ करंट। लेकिन इन जनरल वी कॉल इट एज फ्लो ऑफ चार्ज, टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी बोल देते हैं, ठीक है? जनरली मैथमेटिकली वी कॉल इट एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज। ये मैंने सिर्फ लिख दिया कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको कोई बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। ये आपकी फॉर्मूला हो गया, ये आपकी जनरल डेफिनेशन होगी। दिस इज द एक्चुअल way you perceive the current, actual way, what is actually happening, this one actually this is happening, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। फिर आपको डेफिनेशन और फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, ठीक है? इसके आगे आपके टीचर्स आपको लेके जाएंगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द वे, व्हेन करंट कम्स यू परसीव इन दैट वे,
हाँ जी बताएं, इज द डन? ठीक है, क्लियर है, पक्का? गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये तो दौड़ दौड़ के क्लियर है, बड़ी जल्दी चीजें क्लियर हो जाती है, फिर तो कुछ मुश्किल ही नहीं है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चीजों को देख पाते हो, समझ पाते हो कि ऐसा हो रहा है रियलिटी में, बस वहीं से तो साइंटिस्ट साइंटिस्ट क्या करते हैं, जीनियस क्या करते हैं, जीनियस का मतलब दे लुक्स थिंक्स डीपली, वो ज्यादा डीपली देखते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं। साइंटिफिकली का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, देन दे कम ओके ओके अब ऊपर का फार्मूला भी बता दो, वो भी पता होना चाहिए, लेकिन डीपर लेवल से स्टार्ट करो, फॉर्मूले तक आओ, यू कैन सॉल्व एनीथिंग, ठीक है। ओके, सो दिस इज समथिंग करंट। ओके, अब हमने कहा यार करंट की थोड़ी सी बात कर ली सर आपने, थोड़ी सी वोल्टेज की बातें भी कर ली कि ऐसे इमेजिन करो, स्लोप की तरह इमेजिन करो। रेजिस्टेंस, resistance, so I'll take up this word, R stand for resistance. रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। मैं आपसे एक बार पूछ लूं, सुना है रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए? यस 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 यस, बड़े वाले यस, सबने सुना हुआ। चलो चलो, फिर मेरे लिए काम आसान हो गया, वरना मुझे फिर दोबारा ना स्टार्ट होना पड़ता। रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, तो मैं थोड़ा सा इनका, इन सिंबल्स का थोड़ा सा ओपनिंग कर दूं। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, पता है आप लोगों को। रो स्टैंड फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एल स्टैंड फॉर लेंथ, एल स्टैंड फॉर लेंथ। ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रही आपकी रेजिस्टेंस। ओके, नाउ रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस, आप लोग कहते हो सर हमने सुना हुआ है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। नाउ वुड यू प्लीज टेल मी, डू यू थिंक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? यस प्लीज, resistance is a property of material, do you think so? Yes, okay, okay, fine, it is. I ask you something, I take an example. I take a cuboid, a solid cuboid. इसका कौन सा लें, आयरन का ले लेते हैं, ठीक है। मैंने मान लीजिए एक क्यूबॉइड लिया, सॉलिड इसलिए बोला ऐसे में सोचना कि अंदर से खाली है, हॉलो है, लाइक अ ब्रिक, पूरा आयरन की, मैंने एक ब्रिक लिया, आयरन ब्रिक सोच लो, ठीक है। क्यूबॉइड है, सॉलिड, आयरन का क्यूबॉइड लिया, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको कहूं ये इसकी लेंथ है, दिस इज द लेंथ, एंड सपोज दिस वन इज द ब्रेड्थ एंड दिस वन इज द हाइट। नाउ अगर मैं आपको कहूं फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक, ठीक है, कैन आई कॉल दिस वन ब्रिक, चलेगा, क्यूबॉइड ब्रिक, इट्स ओके, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक? तो आयरन की, ये क्यूबॉइड है, ब्रिक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक? तो क्या लिखना चाहोगे आप? हाँ जी, जो आपके माइंड में आता है आप मुझे बताएं, व्हाट यू राइट दिस वन, रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक। ले सकते हो आधे मिनट का टाइम, 30 सेकेंड्स, मैं भी सोच रहा हूं इतनी देर। रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक क्या होगी फॉर दिस वन? What do you think? Yes, any guesses? Fine. Chirag is giving some answer. Yes, come on, rest of you. Okay, you're giving, Pratik is giving some answer. It is solid. Okay. Anisha is giving some answer. आप बच्चे? Good. Ria is giving answer. Okay, fine. It is good. Good. I am liking it. Beautiful thing one. आपने कहा सर आपने रेजिस्टिविटी नहीं बताई, भाई रेजिस्टिविटी रो ले लो, रेजिस्टिविटी रो। क्या मैं कह सकता हूँ दिस वन इज, इट इज the resistance of this brick is given as rho length upon area. क्या मैं यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मुझे इतना बताइए। जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा
मैटर ये नहीं करता मैं कुछ करवा रहा हूं, मैटर करता है जब मैंने आपसे पूछा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिक, तो आपने उस फॉर्मूले पे आपका दिमाग गया कि हाँ रेजिस्टेंस का मतलब तो हमें ये पता है, रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया, रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। अगर यहां तक आपका दिमाग गया तो आपने पहला रिलेशन तो ठीक सोचा। अब मैं क्या करूं, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ बाय एरिया, ये ठीक है। हाँ जी, एरिया की वैल्यू क्या होगी बच्चे, मुझे हेल्प करोगे? एरिया की वैल्यू क्या होगी? अभिनव, चैतन्य, स्पर्श, एरिया की क्या वैल्यू होगी? गीतांश नहीं बच्चे, एरिया। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। और आप लोगों के आंसर देख के मजा आ गया। लेकिन एज दैट रो एल अपॉन सर एरिया आप ले लो इन द सन एज बी एच, ऐसे होगी। अब मुझे नहीं पता आपने क्या किया, दिस वन एज, आप ये आंसर, कुछ आंसर ये दे रहे हैं, कॉमन आंसर ये दे रहे हैं। हाँ जी, वुड यू प्लीज टेल मी, इज दैट ठीक लग रहा है? नहीं सर, 2LB 2BH भी हो सकता है, यश कहता है। चैतन्य भी कहता है सर ये कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, मुझे कंफर्म करो यार, मैं डोंट मुझे आप लोग कंफ्यूज मत करो, ऐसे नहीं। मुझे बताओ ये आंसर ठीक है, यस, गलत है तो नो, एन, वाई और एन बताइए मुझे, फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। वाई वाई नो नो नो, क्योंकि बच्चे किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर लें। क्योंकि एरिया का मतलब सर ये थोड़ा ना होता है, एरिया का मतलब यहाँ जो एरिया का मतलब होगा वो एरिया का मतलब यहाँ पर बी एच प्लस एल बी प्लस यहाँ पे आपने इस पार्ट को भी ले लिया नाउ प्लस एल एच का डबल, ये होगा, इस पार्ट होगा। कहीं ने मुझे ये बोला। अच्छा चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अब जरा ध्यान से सुनिए बच्चे, ठीक है? आई लाइक योर वे यूर इंटरेक्टिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। अब मैं फिर आपको कहूँ, सुनिए ध्यान से। जब मैंने आपसे पूछा ना फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक, मैंने जब कहा इसकी रेजिस्टेंस बताएं, तो आपको, आप एक्चुअल में अगर इसका मीनिंग ढंग से जानते हो तब इसका जवाब दोगे, वरना ये क्वेश्चन जब पूछा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक, इसका आंसर है वी कांट फाइंड। अब आप कहोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस वी कांट फाइंड, ये क्या मतलब सर, नहीं आता हमें? नोबडी कैन टेल। वुड यू लाइक टू लिसन अगेन, दोबारा बताऊं? जब फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपको कहना चाहिए वी कांट फाइंड, हम नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये नहीं आता नहीं, हमें निकाल ही नहीं सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता इसकी रेजिस्टेंस। कैसा लगा बात सुन के? अगर मैं कहूं कि रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, एंड यू कांट फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। हाँ जी, फाइन। ओके, सो ओके, रिया माधव सर सर क्या कर रहे हो आप, व्हाट इज दिस शॉकिंग, कि हम कुछ अभी तक साइंटिस्ट ये भी काम नहीं कर पाए बेचारे कि रेजिस्टेंस निकाल दो इसकी, इतने बड़े बड़े फॉर्मूला बना दिए और उनको अभी तक ब्रिक की रेजिस्टेंस निकालनी नहीं आई। अरे भाई थोड़ी सी बात को ध्यान से देखते हैं, सुनो, इस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो एक चीज लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, क्या है वो? जब मैंने कहा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिक, जब ये बात बोली तो याद रखना, ये फॉर्मूले को जरा दोबारा रियलाइज करते हैं। अगर मैं कोई वायर लूं, जैसे हमारे घर में वायर होती है, कोई भी वायर ले, जनरली वायर्स आर सिलिंड्रिकल, यू नो इट, ठीक है? जनरली हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं दे आर सिलिंड्रिकल, ठीक है? सिलिंड्रिकल होती है ना, यू नो इट, सिलिंड्रिकल वायर्स होती हैं। इसे हम बोलते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको, ये वाले पार्ट को, है ना, करेक्ट? और ये हम उसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं उसकी लेंथ, ठीक है? ये किसी मटेरियल की बनी होती है, जनरली हमारे घर में कौन सा मटेरियल होता है, कॉपर होता है, चलो कोई बात दोबारा नहीं पूछता, कॉपर होता है, ठीक है? जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम यूज होता है, दोनों में, कॉपर या एल्यूमिनियम, ज्यादा महंगी हो तो कॉपर अच्छी, कॉपर, एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ते में एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कॉपर की वायर है, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसे बोलते हैं लेंथ। मान लीजिए ये इतना लंबा पीस लिया मैंने वायर का, अगर इसको मैं बैटरी से अटैच करूं, यहां से बैटरी लगा दूं, बैटरी लगा दो इसके साथ, इस तरह,
देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको बैटरी लगा दूं और आपसे पूछूं इसकी रेजिस्टेंस क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, आप जरा ध्यान से सुनना, तो आप कहोगे सर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, फॉर्मूला क्या है आपका, रो एल बाय ए, देख लो, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू लेंथ, इसका मतलब हुआ जिन दो पॉइंट्स के बीच में जंक्शन लगा है, बैटरी लगाई आपने, इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो ये होगी लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में, इसे टर्मिनल्स भी बोलते हैं, जहां पर बैटरी के टर्मिनल्स लगे हुए हैं, इसके टर्मिनल यहां और यहां लगे हैं ना, तो इसके बीच को हम बोलते हैं लेंथ, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, का मतलब होता है ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, जिस एरिया से करंट भागेगा, जिस एरिया से करंट घुसेगा, जैसे पाइप होता तो पानी भागता ना इसमें से, इसमें इलेक्ट्रॉन भागेंगे, अगर इस एरिया से इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, घुसते हैं पाइप की तरह, अगर ये पाइप होता तो पानी यहां से भागता, उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, पहले इसका मतलब अच्छे से देख लें, क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब हुआ दिस वन इज ए, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मुझे गिवन हो कि दिस वन इज ए, तो डिवाइड बाय दिस वन इज ए। पहली बात मुझे बताओ, रो एल बाय ए रेजिस्टिविटी मटेरियल की, लेंथ टर्मिनल्स के बीच में जहां बैटरी आपने लगा रखी है उसकी लेंथ, डिवाइड बाय ए का मतलब होता है जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स घुसेंगे, पानी जाएगा, अगर ये पाइप होता तो इसमें एरिया में पानी घुसता, उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले बताओ, नाउ द फॉर्मूला इज क्लियर, फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है, पता लगा, लेंथ का मतलब टर्मिनल्स के बीच में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब पाइप की तरह सोचो कि अगर पानी का पाइप होता तो कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पानी घुस रहा है, उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मतलब दिस वन सर्कुलर, दिस वन, ठीक है, राइट, दिस वन, ओके। हमें अभी एक मीनिंग पता लगा, अब थोड़ा सा रेजिस्टिविटी में हल्का सा चला जाए, फिर मैं इस पे वापस आऊंगा क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा ना सर वी कांट फाइंड लिख के छोड़ दे, ना ना ना, पूरा करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा अगले पेज पे चला जाओ, कैन आई गो अहेड, अगले पेज तो कुछ सामान पड़ा है, चलो बाद में देखते हैं, आई टेक अप दिस पेज। रेजिस्टिविटी को अगर आप उल्टा कर दो तो उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कुछ भी कह लो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। क्यों ये रिलेशन मैंने लिखा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कंडक्टिविटी से आपको अंदाजा लग जाएगा, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस से बना हुआ, रेजिस्टेंस समझते ना, मुझे रोका जाता है, रेजिस्ट करते हैं मुझे, मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे रेजिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं ना, ये कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है। अच्छा एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक सड़क है, आप वहां कार चला रहे हो, सड़क में बहुत खड्डे हैं, क्या कहोगे, रेजिस्टेंस सड़क ज्यादा दे रही है कम दे रही है, हाँ जी, सड़क में खड्डे बहुत ज्यादा है, क्या करूं, रेजिस्टेंस इज हाई और लो, मोर 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 साइड से जाना पड़ेगा, हाई, वेरी क्लियर, तो वहां मैं कार बहुत स्पीड से तो भगाऊंगा नहीं, वहां मैं कार बहुत ज्यादा स्पीड से तो नहीं चलाऊंगा, वहां पर आई मेक श्योर कि आपकी कार जब चले तो भाई खड्डे से बचा बचा के, मतलब यही होगा ना, मुझे ब्रेक मारना, ध्यान इधर रखना पड़ेगा, नीचे ध्यान देना पड़ेगा, तो तेज तो मैं नहीं चलाऊंगा एटलीस्ट, है ना, कार भी खराब नहीं करनी, और वैसे भी अगर ध्यान नीचे है तो मैं तेज नहीं चला सकता, तेज चलाने के लिए दूर देखना पड़ता है आगे, तो आप कहोगे सर वी नो ड्राइविंग, वी अंडरस्टैंड दिस, खड्डे हैं तो आपकी कार तेज नहीं चलेगी, इसका मतलब हुआ कार चलाते हुए अगर सड़क अच्छी नहीं बनी हुई तो मैं कार तेज नहीं चला सकता, तो मैं कहूंगा रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सुनना ध्यान से, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल इस तरह बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जब जाता है, एटम्स इस तरह, जो एटम्स की प्लेसमेंट है वो इस तरह है कि रास्ता बड़ा साफ नहीं है, एटम उसको ना इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार मार के जाना पड़ता है, इधर रास्ता, ओ आ गया एटम आ गया, मतलब रास्ता बड़ा क्लियर कट नहीं है, जो उसका पैटर्न है वो इतना अच्छा नहीं है कि उसको इजिली फ्लो करने दे, इलेक्ट्रॉन को आसान से, कार को आसानी से जाने दे, वो अच्छा नहीं है। अगर हाईवे होती, खुला डुला रास्ता, अरेंजमेंट अच्छा है, एक तरफ से बिल्कुल बड़ा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, कार चलती है तो फुल स्पीड पे जा सकती है, देन वी से दैट रेजिस्टिविटी इज लो। तो अगर हाईवे है तो रेजिस्टिविटी बहुत कम है, बड़ी प्यारी सड़क बन रखी है तो इलेक्ट्रॉन के भागने में कोई मुश्किल नहीं आती, कम टक्कर मार के जाना पड़ता है ना, रास्ता काफी साफ साफ है, और अगर खड्डे वाली रोड है, रोड बहुत खराब है, तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी इज हाई। अब सुन ले, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो ये डिपेंड करती है कि आपके एटम मॉलिक्यूल्स के क्या अरेंजमेंट्स हैं, सड़क कितनी अच्छी बना रखी है, सड़क खराब है तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी इज हाई,
सड़क बहुत अच्छी बन रखी है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री फ्लो है जाने का, तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी इज लो। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि वो एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। आयरन का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, कॉपर का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, तो उनकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी फिक्स होगी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो? प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? ऑफ मटेरियल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब होता है, अब मैं आयरन की बात करूंगा तो उसकी रेजिस्टिविटी दुनिया में फिक्स्ड है, एक वैल्यू होगी, मान लो 10 है तो इट इज 10। अब आयरन इतना सा छोटा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, सबकी रेजिस्टिविटी 10। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। समझ गए कि वो एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। एक बार अरेंजमेंट जो बन गया आयरन का, बस वो बन गया। अब वो इतनी सी रॉड लो उसमें भी वही अरेंजमेंट होगा, इतनी बड़ी रॉड लो उसमें भी वही अरेंजमेंट होगा। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या ये आपको बात समझ आई? इसका मतलब होता है इट इज फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। आयरन कहूंगा तो आयरन की रेजिस्टिविटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कॉपर कहूंगा तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ऐसे नहीं उसका कॉपर की छोटी चीज की अलग वैल्यू है, बड़ी चीज की अलग वैल्यू ना, कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड। हाँ जी बताइए, बात क्लियर है? ग्रेट, क्लियर। अच्छा, रेजिस्टिविटी वर्ड, तो मैं इतना क्यों जोर डाल रहा हूं इस पे? भाई हमने इतनी बड़ी बात सॉल्व करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम इनके मीनिंग्स को जरा डीपर रियलाइज करते हैं। रेजिस्टिविटी आगे से समझ लेना, वो एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक, फिक्स हो गया। तो ये चीजें तो प्रॉपर्टी पे। मैं कहूंगा रेजिस्टिविटी तो आपको कैसा मटेरियल बोलो, मैं कहूंगा यार मटेरियल तो ना एल्यूमिनियम है, तो आप कहोगे अच्छा वैल्यू नोट गिवन होगी आपको हमेशा, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, हो गया। तो रेजिस्टिविटी तो फिक्स होती है, कंडक्टिविटी तो फिक्स होती है, मटेरियल डिपेंडेंट होती है। लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब है रो एल बाय ए। जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, आप जरा ध्यान से देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रिक, तो आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, ब्रिक की रेजिस्टेंस बताने के लिए हमें पता होना चाहिए टर्मिनल्स कहां लगे हुए हैं, क्योंकि लेंथ का मतलब अब हमें पता है, लेंथ का मतलब होता है दो टर्मिनल्स जहां लगे हुए हैं उसके बीच को हम लेते हैं लेंथ, और जिसमें पानी भागेगा उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें मतलब पता है, अब आप एनालॉजी बनाओ दिमाग में, जहां टर्मिनल्स लगते हैं उसके बीच लेंथ, और जिस पाइप में पानी भागेगा मतलब इलेक्ट्रॉन भागेंगे, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो दरवाजे से एंटर किया? नाउ यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब आपको कि सर नाउ कैन यू प्लीज टेल मी दिस वन, इसको मिटा दूं 1 मिनट के लिए? ओके, कैन आई टेक अप दिस वन? तो अगर मैं आपको कहूं इसकी क्या रेजिस्टेंस है, तो आपको सर दिस क्वेश्चन इज, आप हमें बुद्धू मत बनाओ, आप ये बताओ इसको लगाया कैसे है। अब जरा ध्यान से देखना, आई कैन होप दैट अब आप दुनिया के हर क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। अगर मैं कहूं मैंने टर्मिनल्स इसके यहां पे लगाए, बैटरी मैंने ऐसे कनेक्ट की है, if I connect the battery like this, तब आप कहोगे now it is a relevant question. If I say that no, I connect the battery like this, एक इस फेस पे और एक इस फेस पे, I connect the battery like this, I connect the battery like this. ध्यान से आंसर करें अब मुझे अपनी सेंस के साथ बताएं, अपनी सेंस के साथ बताएं, बिना बैटरी लगे आप रेजिस्टेंस की बात नहीं करोगे। आप कहोगे सर पहले ये बताओ बैटरी कैसे लगा रहे हो? बैटरी आप इसके इन फेजेस पे भी लगा सकते हो, बैटरी आप इसके ये बड़े वाले फेजेस के ऑपोजिट भी लगा सकते हो, और भी ढंग हो सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मेथड्स राइट नाउ, बट यू शुड नो दैट रेजिस्टेंस तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक आप बैटरी कनेक्ट करके ये नहीं बताओगे सर कैसे लगा रहे हो, ये तो बताओ। अब जब ये बताया तो आप झट से आंसर लिखोगे, मेरे साथ लिख के बताओगे। रो जो फिक्स्ड है, लेंथ, वुड यू प्लीज टेल मी एल की जगह यहाँ क्या भरूं? हेल्प मी आउट, लेंथ की जगह क्या भरूं बच्चे? भर दो, लेंथ क्या लूं इसमें? पक्का एल ही सर, लेंथ को एल ही लेते हैं। अरे वेरी गुड, लेंथ को एल ही लेते हैं क्योंकि इन टर्मिनल्स के बीच में जो लेंथ है दैट इज एल, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स भाग के अंदर घुसेंगे? पाइप मान लो इसे। वेरी गुड, आंसर इज बी एच, ब्यूटीफुल। और आप कहते हो सर हमसे पूछ लिया करो, एंड दैट इज नाइस। Yes, it is the right answer. This is the perfect answer. But अगर मैं कहता find the resistance of this brick, वही brick, लेकिन टर्मिनल्स मैंने इस तरह धीरे-धीरे लगा दिए, तो आप कहोगे सर आप हमारे से आंसर लो, रो डिवाइड बाय दिस वन। इसका आंसर भरोगे? मुझे तो इसका आंसर सोचना पड़ रहा है। हाँ जी, हेल्प मी आउट, व्हाट इज दिस?
ध्यान से देख के बच्चे, देख के दोबारा देख के ठीक आंसर दो। इन दो टर्म विजुलाइज करो, इन दोनों के बीच की लेंथ। गुड 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 गुड। लेंथ की वैल्यू क्या भरोगे? बी। बी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर अब इन दो फेजेस, ये जो दो फेजेस हैं ये वाले, इधर वाला और इधर वाला, इनके बीच फेज में ये डिस्टेंस है, ये दिस इज द लेंथ, वेरी नाइस, इट इज बी एंड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो ये एरिया, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड यू कैन थिंक ऑफ इट एज इट इज L into H एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन विजुअलाइज इट। अब आप कहोगे सर अब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वाले फेज से, एक वाले फेज से अंदर जाएंगे, दूसरे फेज से जाएंगे, इट्स लाइक अ पाइप इज लाइक दिस, तो इधर से घुसेंगे एंड दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ। होप दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड रेजिस्टेंस। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जब आप फॉर्मूला करते हैं, आपके मैम बहुत कुछ करवाएंगे, बहुत प्यारा प्यारा करवाएंगे, मैं सिर्फ आपको फिर कहूँ कि जब आप कोई चीज करते हो, अगर आप उसे थोड़ा डीपर रियलाइज करके करोगे तो चीजें अप्रोच अच्छी हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स क्या है? न्यूमेरिकल्स अगर आपकी सेंस अच्छी है वर्ड्स की, तो उन वर्ड्स को आप पहले क्वेश्चन को पहचानते हो, अच्छे से पहचान लेते हो, अच्छा ये क्वेश्चन है, फिर आप उसको अप्लाई अच्छे से कर पाते हो। इफ यू हैव द सेंस, ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को अच्छे से समझते हो कि आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्योंकि इतने मैथमेटिशियन तो सारे होते ही हैं कि वैल्यूज ध्यान से डाल दें, इतना हमारे अंदर मैथ्स होता है, ठीक है, कईयों के अंदर थोड़ा ज्यादा भी होता है, लेकिन आई एम टेलिंग दैट इतना हम हमेशा क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, इज दैट डन? ठीक, एंड यू पीपल आर ऑलरेडी टेस्टेड लाइक्ड बाय 5-6, है ना? दैट्स ब्यूटीफुल। तो थोड़ी सी बात और, तो हमने रेजिस्टेंस को समझा, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को समझा, और इन क्वेश्चंस को अब हम बेहतर फॉर्म में आंसर कर पाएंगे। दोबारा फिर समराइज कर दूं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जब दोबारा रिवाइज करो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सर, लेंथ सर बताओ, रेजिस्टेंस किसकी निकालनी है मेरे को, या इसकी निकालनी है, कहां लगाई है बैटरी, ओके ओके आई गॉट इट, तो इसको पता है लेंथ का मतलब। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन्स किस दरवाजे से कितने एरिया से अंदर घुसते हैं, ठीक, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट इट दिस वन। चलो अब मैं छोटी सी बात करूं, थोड़ा सा टाइम भी कम है तो मैं 5-7 मिनट और लूंगा। एक वर्ड होता है आपका पावर, पावर का फॉर्मूला है वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है। एक्चुअल में कोई भी फॉर्मूला सोच लीजिए, जैसे वी आई है, और आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर, तो v को अगर आई आर पुट कर दोगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, है ना, v की वैल्यू यहाँ पे आई आर डाल दोगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अगर i की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से v बाय आर, तो यहाँ v स्क्वायर आर बन जाएगा। तो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन ये 2-3 फॉर्मुलास बनाए जा सकते हैं, तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स एक ही फॉर्मूले से क्रिएट की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ये इसके 3 फॉर्मूलाज हैं। अब फिर आपसे पूछ लूं, पावर ये होती है, सबको पता है, फॉर्मूला पता है, हाँ जी बता दे एक बार, कंफर्म कर दे। नो, यस 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 यस, फाइन। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, रेजिस्टिविटी क्यों फिक्स होती है, अच्छा जी, आगे और सबको ठीक है, ठीक है, चलो अबाउट टू डू दिस, चलो मान लो ये फॉर्मूला होता है, इनको तो पहचानते हो ना, वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर को छोड़ो, फिर हम फॉर्मूले की बात नहीं करते। टेल मी समथिंग अबाउट दिस, रेजिस्टिविटी क्यों फिक्स होती है बच्चे, एक बात बताओ। दुनिया में जब भी आयरन की रॉड बनाओगे, मेल्ट करके बनाओगे ना, तो आयरन के एटम्स एक अरेंजमेंट में अपने आप को रखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप आयरन की रॉड बनाओगे तो अरेंजमेंट अलग होगा, आयरन का पंखा बनाओगे तो अरेंजमेंट अलग होगा। आयरन जब भी अपने एटम्स रखता है वो एक पर्टिकुलर जगह पे रखता है, हर चीज का एक अपना अरेंजमेंट होता है ना, हर चीज का अपना अरेंजमेंट होता है, हर चीज की अपनी एक डेंसिटी होती है, वही तो उसकी प्रॉपर्टी है कि आयरन के एटम्स इस आयरन की बॉन्ड लेंथ इतनी होगी है, मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, पर आप सबको पता होगा कि आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, और इतनी दूर दूसरा एटम पड़ा होगा, यही तो उसकी प्रॉपर्टी है कि आयरन की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है। तो आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ जी बच्चे, क्लियर हुआ? उसी स्ट्रक्चर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। क्लियर है बच्चे? ये आपकी उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब किस एरिया से चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कितने एरिया से आप अंदर घुसोगे, दरवाजे का एरिया कितने से अंदर जाओ, ठीक, ओके, राइट नाउ होपिंग दैट ओके। फिर मैं अभी छोटी सी बात पूछ लेता हूँ। ओके, मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट हम बात करते होते हैं कि भाई ट्यूबलाइट 36 वॉट की होती है ना, फैन 70 वॉट का होता है, फ्रिज 200 वॉट का होता है, तो पता है वॉटेज
घर में तो करते हो ना, पंखा 100 वॉट का है, ये देखो ऐसे होता है, 70 वॉट का होता है, फ्रिज 200 वॉट का होता है नियरली, एसी 1000 वॉट का भी होता है, इससे बड़े भी होते हैं ना, 1500 वॉट 2000 वॉट के होते हैं। तो ख्याल रखिए वॉट इज द बेसिक आइडिया, पावर की जो यूनिट है वॉट है। चलो मैं जनरल बात पूछता हूँ, फार्मूला छोड़ता हूँ, क्योंकि आधे कह रहे हैं नहीं पढ़ा, आधे कहते हैं पढ़ छोड़। ये तो देखा होगा, ये तो सबने देखा है कि ये पावर प्लग होता है, दिस इज कॉल्ड पावर प्लग, है ना, इसको हम बोलते हैं पावर प्लग, और इसको ये हम छोटा प्लग नॉर्मल प्लग, दिस इज पावर प्लग, दिस इज स्मॉल प्लग, ये तो सबको पता होगा। नाउ वुड यू प्लीज टेल मी इन दोनों में क्या फर्क होता है, पावर प्लग और छोटे प्लग में क्या फर्क होता है? हाँ जी, क्या डिफरेंस होता है? अच्छा चलो डिफरेंस ऐसे कैसे बताएं सर, VIRP, पावर प्लग और ये छोटे प्लग में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस आप लोग इन टर्म्स में बताओगे, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर। अच्छा, पावर प्लग में क्या वोल्टेज ज्यादा होती है? क्या वोल्टेज ज्यादा होती है? पावर प्लग में क्या करंट ज्यादा होता है? पावर प्लग की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, या पावर प्लग में पावर ज्यादा होती है? इन 4 फैक्टर्स पे आपको आंसर देना है। ये तो जनरल लाइफ है ना, हम रोज देखते हैं, डेली की बात है ना। तो मुझे बताएं पावर प्लग में इन चारों में से कौन सी चीज ज्यादा होती है? हाँ बच्चे पिक्चर ब्राइट है, डोंट वरी, आपको सिर्फ बताना है पावर प्लग और सिंपल प्लग में क्या चीज ज्यादा होती है पावर प्लग में। गुड गुड, सूर्य, अनमोल, प्रतीक, करंट पावर, पावर प्लग मोर वोल्टेज मोर करंट, वानी, शैलेश, चिराग, अवनीत, voltage more, power more. Okay, fine, it is. Last 5 minutes I will take up, that is, चलो 5 मिनट में करते हैं, क्योंकि आपको 10-15 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होगा, आपका मैथ्स का और बायोलॉजी का लेक्चर है इसके बाद, ठीक है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको टाइम एग्जैक्ट बता दूंगा, और आप एक चीज ख्याल रख ले, एक यहाँ पे सारे नोट कर लें, नंबर 594 952 2142, right, this one, and this is ID, Zoom ID, और पासवर्ड है प्लीज नोट कर लें सारे, 411972, ठीक है। this one is for मैथ्स क्लास। जब मैं क्लास छोड़ूंगा 5-7 मिनट बाद, ज्यादा 5-7 मिनट बाद क्लास छोड़ूंगा, तो उसके अबाउट 10 मिनट्स के बाद आपकी मैथ्स क्लास इस जूम आईडी पे स्टार्ट होगी, मैथ्स क्लास, और जो बायोलॉजी क्लास होगी वो सेम इसी, जो बायो की क्लास होगी, मेडिकल की बायो की क्लास होगी, वो इसी आईडी पे होगी, सेम जो अपना आईडी अभी चल रहा है इसी आईडी पे होगी, और मैथ्स की क्लास जो होगी वो ये आईडी है और ये पासवर्ड है, प्लीज लिख ले, इस पर होगी, ये लिख ले, नोट कर ले, ठीक। सबको ये बात क्लियर है, ताकि कोई डाउट ना रहे। हाँ जी बताएं, इज दैट डन? सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? यस, गुड, वेरी नाइस। चलो भाई, यस सर, वी आर वेरी स्मार्ट, आई नो दैट, राइट, और भी बहुत स्मार्ट आपको होना है, आप ऑलरेडी हो, ठीक है, वी हैव टेस्टेड दैट, बट द जर्नी इज लॉन्ग, है ना, इकट्ठे चलते हैं, मजे करते हैं। सो इट्स अबाउट, ये आईडी जूम आईडी है, ये पासवर्ड है, मैथ्स इसकी होगी, और बायो की क्लास इसी जगह पे होगी, ओके, इसी एक पासवर्ड आईडी पे होगी। ये है पावर प्लग बच्चे, डोंट वरी, नहीं क्लियर थोड़ा सा, ये पावर प्लग ऐसा होता है, और नॉर्मल प्लग थोड़ा छोटा सा होता है, ये नॉर्मल प्लग। मैंने पूछा दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कईयों ने कहा वोल्टेज ज्यादा है, कईयों ने कहा करंट ज्यादा है, कईयों ने कहा रेजिस्टेंस लो है पावर प्लग की, कईयों ने कहा पावर ज्यादा है। अगर मैं आपको कहूं इन ऑल दिस केसेस जो आपसे बातें पूछी, देयर इज नो डिफरेंस in all those 4 cases। कैसा लगा? Is that shocking? हाँ जी, is that shocking? कैसा लगा? Okay, that's beautiful, सूर्या। यश, अर्थवाद की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने पूछा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर के टर्म्स में व्हाट इज द डिफरेंस,